आज हम लोग एंजाइटी कोर्स ग्रुप की बात करेंगे। इस महाग्रुप में बेसिकली 4 ग्रुप आते हैं, जिसमें पहला है एंजाइटी को, दूसरा है फेब्रिफ्यूगो, तीसरा है पोटोरोल और चौथा वर्मीफ्यूगो। एंजाइटी को इसे हम सीधा सीधा रक्त से जुड़ी हुई औषधियां बोलते हैं, जिसका अर्थ हुआ रक्त या रक्त का जो सिस्टम है, परिचालन संस्थान है, उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। चाहे शुद्ध रक्त हो या अशुद्ध रक्त हो, धमनी हो, कैपिलरी हो या शिरा हो, हृदय हो, हम एंजाइटी को ग्रुप के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। फेब्रिफिको के लिए हम नर्वस सिस्टम देखते हैं, पोटोरल के लिए हम लंग्स का सिस्टम देखते हैं, वक्ष का सिस्टम देखते हैं, और वर्मीफ्यूगो को हम कीड़ों के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, वॉर्म्स के रूप में देखते हैं। ये सारी औषधियां रक्त संस्थान की औषधियां कहलाती हैं। हमने पहले जो बात करी थी एस और एल ग्रुप की, स्क्रोफोल्सो और लिम्फेटिको ग्रुप की, ये बेसिकली रस वालों की औषधियां हैं। और अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये रक्त की औषधियां हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि इन्हें जो महाग्रुपों में बांटा गया उसके पीछे एक लॉजिक काम कर रहा है। वो लॉजिक क्या है? यदि कोई व्यक्ति रस प्रकृति के रोगों से पीड़ित है तो उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए एस ग्रुप और एल ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। वहीं जो व्यक्ति रक्त रक्त संबंधी रोगों से निम्न रूप से पीड़ित है, निम्न रूप का मतलब ये हो गया कि शुरुआती रोगों के रूप में है या उसके बेसिक टेंडेंसी के रोग हैं, तो हम इन 4 महाग्रुपों की सहायता लेते हैं। आजकल इलेक्ट्रोपैथी के अंदर एस ग्रुप, एल ग्रुप या एंजाइटी को ग्रुप, जिसमें फेब्रिफ्यूगो, पेट्रोल, वर्मीफ्यूगो, इन दोनों को मिला दिया गया है कि एस ग्रुप भी दे दो, एंजाइटी को ग्रुप भी दे दो, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। परंतु यहाँ पर एक गलती हो गई है। गलती क्या है? मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, उसे रक्त संबंधी दोष हैं और आप उसे रस की औषधि भी दे रहे हैं, तो रिकवरी होने में वो टाइम लेगा, क्योंकि उस औषधि में जो बनाई गई है उसमें वो औषधियां भी हैं जो उसको ठीक कर सकती हैं, तो उसके एंटीडोट्स साथ साथ दिए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई रक्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसे रस की दवाई भी दी जा रही है, तो ऐसे में वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। और यही गलती जो नए चिकित्सक होते हैं, जो नई नई चिकित्सा सीखते हैं, वो लोग अधिकतर इस प्रकार की गलती को करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे हम रोटी और पानी लेते हैं, रोटी आपका पेट भरने का काम कर रही है, आपको मिनरल विटामिन दे रही है, और पानी आपके शरीर से गंदगी का निष्कासन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान्य व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति हो, उसे रोटी के साथ पानी पीने के लिए मना किया जाएगा। उसका कारण ये है कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत चीजें होती हैं। पर जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए पानी पीने की अलग अलग कंडीशंस लगा रखी हैं। किसी व्यक्ति के लिए ठंडा पानी का ज्ञान दिया गया कि भोजन से पहले ठंडा पानी पिए, और किसी को ये बोला गया कि भोजन के बीच में गुनगुना पानी पिए, और किसी के लिए बेस्ट होता है कि भोजन खाने के बाद गर्म पानी पिए। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की प्रकृति पर। ऐसे ही जब हमारे पास रोगी आते हैं और वो शुरुआती रोग से पीड़ित हों, या हमें क्लियरली पता चल रहा हो कि ये रक्त प्रकृति का है या रस प्रकृति का है, तो हमें 2 महाग्रुपों को एक जगह करने की आवश्यकता नहीं होती, और हमें करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से उसकी इंस्टेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, परंतु इंटरनल बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, और ये नजर आता है हमें प्रोग्नोसिस के दौरान। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जब स्ट्रोफोल्सो ग्रुप का इस्तेमाल करें तो एंजाइटी को ग्रुप का इस्तेमाल ना करें, और जब एंजाइटी को का इस्तेमाल करें तो स्ट्रोफोल्सो का यूज ना करें। परंतु अगर विशिष्ट कंडीशनें हैं
तो दोनों ग्रुप्स की दवाओं को एक साथ मिलाया जा सकता है, परंतु वहां भी बेटर होगा कि हम एक ग्रुप का इस्तेमाल अलग और दूसरे ग्रुप की औषधियों का इस्तेमाल अलग तकनीक पे करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्क्रोफॉल्सो ग्रुप देना है, एस ग्रुप की औषधियां दे रही हैं, तो एक ग्रुप की औषधियां उसको भोजन से पूर्व और एक ग्रुप की औषधियां उसको भोजन के बाद ऐसे दी जा सकती हैं। इन दो औषधियों के बीच में 15 मिनट आधे घंटे का गैप रखा जा सकता है, लेकिन दो महाग्रुपों को मिलाने की गलती नहीं करनी चाहिए। टाइम अलग अलग होगा तो रिजल्ट अच्छे और जल्दी मिलेंगे, टाइम सेम होगा तो डाइजेशन में टाइम लगेगा। जैसे मैंने अभी रोटी और पानी का उदाहरण लिया, आप इसी प्रकार 4 ग्लास लीजिए, 4 ग्लासों में एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कौन से ग्लास की रोटी जल्दी गलेगी। आप एक पहले ग्लास में केवल सूखी रोटी डालिए, दूसरे ग्लास में उसी रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर और वो डालिए, तीसरे ग्लास में पराठा डालिए और चौथे ग्लास के अंदर पूड़ी डालिए और इनमें पानी डाल दीजिए और देखिए ये कितनी देर में गलते हैं। जितना समय ये गलने में लेंगे, लगभग उसका आधा समय आपके पेट में डाइजेस्ट होने में लेंगे। तो इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि जो चीज पहले गली है वो डाइजेस्टिव है, आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगी, और जो चीज चिकनाई से युक्त है वो उतना ज्यादा समय लेती नहीं। इसी तरीके से आप जो चीजें खा रहे हैं, चाहे वो तोरई है, चाहे वो घिया है, टिंडा है, वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपके शरीर में डाइजेस्ट होने में एक पर्टिकुलर टाइम लेता है। यदि वो आपके शरीर की प्रकृति के अनुरूप है तो वो आपको स्वास्थ्य देगा, और आपकी प्रकृति के विपरीत है तो वही धीरे धीरे आपके बीमार होने का कारण बनेगा। और मजे वाली बात ये होती है, आप जो कुछ आज खाएंगे तीसरे दिन उसका रिजल्ट आपकी बॉडी पर आपको नजर आ जाएगा, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, तीसरे दिन आपको दिखाई देता है, क्योंकि उस दौरान वो रस से रक्त में परिवर्तित हो रहा होता है। तो जब आप इस नजरिए से चीजों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दो विपरीत महाग्रुप्स का इस्तेमाल एक साथ क्यों मना किया जाता है। तो ये हमारे दो महाग्रुप थे। एंजाइटी को महाग्रुप जो है उसे हम रक्त संस्थान के रोगों की औषधि बोलते हैं, और जो व्यक्ति रक्त प्रकृति के होते हैं, जो हमने शुरू में टेम्परामेंट के रूप में देखा था, उस व्यक्ति को रक्त से संबंधित दोष होंगे, शरीर में गर्मी अधिक होगी या शरीर की गर्मी कम होगी, खून या तो पॉजिटिव होगा अधिक मात्रा में होगा या नेगेटिव होगा कम मात्रा में होगा। लेकिन रस संबंधी समस्याएं उनको कम या ना के बराबर होगी, और यदि है भी आप उस पर फोकस ना करें, आप केवल एक ग्रुप की औषधि का प्रयोग करें, रिजल्ट मिल जाएगा। तो एंजाइटी को ग्रुप की औषधियां रक्त प्रकृति के लोगों के लिए हैं। ऐसे व्यक्ति जो सुबह एनर्जेटिक होते हैं, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, ये व्यक्ति रक्त प्रकृति के होते हैं। जो कॉन्फिडेंट होते हैं, ये व्यक्ति रक्त प्रकृति के होते हैं। जो इसके विपरीत व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति रस प्रकृति में काउंट किए जाएंगे। आप उनसे कोई काम कहिए, वो उसको टालने की कोशिश करेंगे, वो रस प्रकृति के। हम प्रकृतियों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि भाई किसी व्यक्ति में रक्त की प्रवृत्ति अधिक है तो वो काम ज्यादा करेगा, अगर रक्त कम हो जाए तो वो आलसी होगा, तो हम इसको काउंट करने लगते हैं रस ग्रुप में, और हम उसको रस की औषधियां देते हैं, उसका रस शुद्ध करते हैं, उसे कुछ देर के लिए आराम आता है, पर बाद में स्थिति वही बन जाती है। और प्रैक्टिस के दौरान हम लोग ये बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं कि हमने एक पेशेंट को जब तक दवा दी, पेशेंट को फायदा मिल रहा है, दवा बंद हुई, 15 दिन 20 दिन बाद वो दोबारा आ जाता है, जी आराम प्रॉपर नहीं मिल रहा। हम गहराई में जाने की बजाय केवल डायग्नोसिस पे फोकस करते हैं, जो कि एक चिकित्सक के लिए गलत है। हमें प्रोग्नोसिस को समझना होगा। प्रोग्नोसिस की जो जो कंडीशंस होती हैं कि आपने ये दवा दी, इसका यहाँ ये प्रभाव पड़ा और भविष्य में ये प्रभाव पड़ेगा, अगर आप प्रोग्नोसिस में करके चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। सर जी आयशा जी। सर ये S2 भी रक्त प्रवृत्ति के लिए, ये वन भी, ये ग्रुप भी रक्त प्रवृत्ति लेना कौन से टाइम पर सर, ये डिफरेंस जरा बोलिए सर, यूज मैम कर सकते देखिए, हैं सर? सबसे पहले हमें
दो महाग्रुप्स को समझना होगा। महाग्रुप्स में बांटा ही इसलिए गया है कि हम उसकी टेंडेंसी को अच्छे से समझ सके। स्क्रोफोल्सो की कोई भी औषधियां S1, S2, S3, S5, S10, S11, S12, लिम्फेटिकोसलास, ये जो औषधियां हमने पिछले उसमें पढ़ी थी सेशन में, ये औषधियां आपकी जो आपके रस प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। और जो एंजाइटिको के 4 महाग्रुप हैं, एंजाइटिको, फेब्रिफिगो, वॉर्म, वर्मी और पटोरोल, ये आपके रक्त प्रकृति के लोगों के लिए हैं। यदि रक्त प्रकृति में कोई दिक्कत आती है तो आप रक्त के महाग्रुप्स का इस्तेमाल कीजिए। रस प्रकृति के रोगों में दिक्कत आती है तो रस प्रकृति का इलाज कीजिए, औषधियों सर का प्रयोग कीजिए। एक मिनट मैडम। यस हाँ, और अगर सर आपको दूसरा ग्रुप इस्तेमाल करना पड़े तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, उसको अलग समय पर प्रयोग में लाएंगे। दोनों को मिला के नहीं करेंगे कि आपने S1, L1, A3 ले ली, तो अगर ये औषधियों का ग्रुप ही बनाना होता तो ये तो मेटिजी भी बना सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्पेसिफिक रेमेडी का नाम क्यों दिया, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो अगर हम प्रकृति को समझें तो वो रस प्रकृति है, ये रक्त प्रकृति है। रस प्रकृति स्त्रियों पर अच्छे रिजल्ट देती है, स्त्री प्रकृति पर अच्छे रिजल्ट देती है। रक्त प्रकृति पुरुष प्रकृति पर अच्छे रिजल्ट देती है। यानी अगर हमारे शरीर में पोषण का अभाव है तो आप एंजाइटी को महाग्रुप का प्रयोग कीजिए। और यदि आपके शरीर में निष्कासन संबंधी समस्याएं हैं तो आप रस प्रकृति का सॉरी स्क्रोफोल्सो ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप, सलास का इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपका रस प्रकृति का ग्रुप है उसमें भी कुछ औषधियां ऐसी हैं जो रक्त की क्लेंजिंग का काम करती हैं, जैसे S2। ऐसे ही एंजाइटी को ग्रुप में भी एक औषधि है जो रस प्रकृति के लोगों के लिए बेहतरीन है, जो वेन्स पे काम करती है, A2। तो ये एक, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके चलें और इस पे थोड़ी रिसर्च करी जाए तो इन इन चीजों को बहुत गहराई से अच्छे से समझा जा सकता है। आयशा जी, अब आप बोलिए। नहीं सर, समझ गई सर, ओके। ओके, एंजाइटी को की औषधियां जो है, इसका पहला डाइल्यूशन जो होता है ये हमारी रक्त संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ाने का काम करता है, यानी शरीर को पोषण देने का काम करता है। ऐसी अवस्था में अधिकतर हमारी नाड़ियां सुकड़ी होती हैं, धमनी गति तेज होती है, जिसे हम नाड़ी गति भी बोल सकते हैं, वो तीव्र रहती है, व्यक्ति बुझा बुझा सा रहता है। तो ये A1 औषधि इनको खोलने का काम करती है। अब A1 की औषधि का प्रयोग हमें किस व्यक्ति पर करना चाहिए? जिस प्रकार आपकी S1 यूनिवर्सल औषधि है, वो रस प्रकृति के व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल है। अगर हम रक्त प्रकृति की बात करें तो उसके लिए A1 यूनिवर्सल औषधि कहलाएगी। आपने देखा होगा जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें टर्म्स कंडीशंस लगी हुई हैं, वो टर्म्स कंडीशन को क्लियर कोई नहीं करता, उसको रट्टे मरवा देते हैं, उनको समझाता कोई नहीं है, और जिसको जो समझ आता है वो उसी तरीके से प्रैक्टिस करता है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता नहीं मिलती। यदि इसको हम ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए, इसके रीजनिंग को समझा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसको वो ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले। खैर, A1 की ए ग्रुप जो है ये नाड़ियों को फैलाने का काम करता है, जिससे हमारी नस नाड़ियों में जो रक्त की मात्रा है वो तीव्र गति से बढ़ जाती है। देखिए, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका प्रभाव आपके हृदय पर पड़ता है। हृदय की गति ऑक्सीजन की खींची गई मात्रा पर निर्भर करती है। यदि आपके लंग्स स्वस्थ कंडीशन में हैं तो आपका हृदय पूरी तरह काम करेगा, बशर्त पेरिकार्डियम लेयर हेल्दी हो। अगर वो कमजोर है तो उसका एक दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर नजर आ सकता है। और अगर आपका हृदय सही से काम कर रहा है तो आपके नसें चाहे जितनी भी फैली या सिकुड़ी हो, वो रक्त को आगे की ओर सही तरीके से धकेलेंगी। अगर आपके लंग्स में गड़बड़ है तो पैर ठंडे पड़ जाते हैं, डाइजेशन संबंधी दिक्कतें आती हैं, आंतों में सूजन मिलती है।
यही चीजें हम इंडिकेशंस के रूप में देख पाते हैं। रक्त प्रकृति के व्यक्ति को अधिकतर सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है। हम वहां दवाई कौन सी यूज कर रहे होते हैं? S1 की, S1A3 या S1A3L1 मींस L2। तो उससे इंस्टेंटली तो उसे आराम मिलता है, पर बाद में फिर वही कंडीशंस बनी रहती हैं। पर अगर हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केवल एक औषधि कुछ दिनों के लिए चला दें, उसकी नर्व्स को मैक्सिमम लेवल पर खोला जा सकता है। खैर, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नसों को फैलाने का काम कर रहा है, वो है A1। जब हृदय गति सही है तो हमारी नसों पर हृदय प्रेशर लगाएगा, खून को धकेलेगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पैर ठंडे हैं, लंग्स कम एनर्जी ले रहे हैं, तो रक्त कम धकेला जाएगा, यानी रक्त गंदा मिलेगा, गाढ़ा मिलेगा। तो आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो A1 का प्रयोग कीजिए, जो रक्त प्रवृत्ति के लोगों के लिए यूनिवर्सल रेमेडी बन जाएगी। वहीं अगर वेन्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप A2 का प्रयोग कीजिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोपैथी के, हम इन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं। जब हमारी धमनी में दिक्कत है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की दिक्कत है, तो हम A1 का प्रयोग करेंगे। शिराओं में दिक्कत है, वेन्स में दिक्कत है और निष्कासन संबंधी दिक्कतें रक्त संचालन में आ रही हैं, तो हम A2 का प्रयोग करेंगे। वहीं A3 जो है, ये एक टॉनिक है जो शरीर को पोषण देने का, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का, लंग्स की अत्यधिक गर्मी को कम करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें जो समझने वाली चीज होती है वो ये है कि किसी भी औषधि का फर्स्ट डाइल्यूशन क्या काम करता है। यदि आपको ये समझ आ जाए कि किसी भी औषधि का फर्स्ट डाइल्यूशन ये काम करता है, तो आपके लिए इलेक्ट्रोपैथी बहुत आसान हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं एंजाइटी को ग्रुप की, केवल एंजाइटी को ग्रुप जिसमें 3 औषधियां आती है, A1, A2, A3। इसका काम है नस नाड़ियों को फैलाना और शरीर को पोषण देना, बस इसका इतना काम है। लेकिन जब मैं A1 की बात करूं तो ये धमनियों को फैलाएगी। जब मैं A2 की बात करूं तो ये शिराओं को सिकोड़ेगी। और जब मैं A3 की बात करूं तो वो रक्त को बढ़ाने का, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने का कार्य करेगी। अब इन चीजों के बीच में जो जो चीजें इन्वॉल्व होती जाएंगी, जैसे A3 के दौरान आपका हार्ट इन्वॉल्व हो गया, पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हो गया, तो इनको मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करेगी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन नस नाड़ियों को फैलाकर रक्त को बहाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन आगे बढ़ाते जाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपकी नसों को सिकोड़ने का काम करेगा। तो ये जो ऊपर के डाइल्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली रस की तरीके से काम करते हैं, रस के लिए काम नहीं करते। तो हमें यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और यदि हम किसी पेशेंट को जो कि रक्त नेचर का हो लेकिन डाइल्यूशन हमने गलत चुन लिया हो, या रस नेचर का हो और डाइल्यूशन हमने सही चुन लिया हो, ऐसे रोगों में, ऐसे अवस्थाओं में व्यक्ति को रक्त बढ़ने जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, नस नाड़ियां फैलने जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोष क्या होंगे? हृदय हमारा छाती के बीच में है, जो लगभग हमारे मुख के पास होती है, तो चेहरे में गर्मी, आंखों में गर्मी, कानों में खुश्की, दांत मसूड़े ढीले पड़ना, नक्सीर फूटना, चेहरे में झंझनाहट गर्मी बढ़ने के कारण, कनपटी में भारीपन, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सिर में दर्द बने रहना या ठक ठक जैसी अनुभूति होना, और हृदय की धड़कन में तेजी आदि। इस तरीके के लक्षण हमारे ऊपरी भागों में नजर आएंगे। और वहीं निम्न भागों में लक्षण क्या नजर आएंगे? पैरों में चलते हुए लड़खड़ाना, पैर ठंडे होना, पैरों में कमजोरी, थकान और सूजन बनना, जो इंडिकेट करता है डायबिटीज को। तो डायबिटीज के लिए मुझे लगता है कि आपको उपाय मिल गया होगा कि कौन सी औषधियां हैं, कौन से ग्रुप का प्रयोग करना है। एंजाइटी को का ग्रुप जो है, ये बेसिकली बनाया ही रक्त प्रकृति के लोगों के लिए गया है। यदि हम प्रकृति को समझें
और औषधियों के भाव को समझे तो हम आसानी से जो हमारे रोग हैं रक्त प्रकृति के, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जब भी हम कोई ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप मतलब महाग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे संबंधित लक्षण बढ़ जाते हैं। तो वहां आपने बढ़ाने हैं तो पॉजिटिव डाइल्यूशंस का प्रयोग कीजिए, और घटाने हैं तो नेगेटिव डाइल्यूशंस का प्रयोग कीजिए। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। आप लोग कुछ प्रैक्टिस में भी हैं? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल भी प्रैक्टिस में है जी। हाँ जी सर, प्रैक्टिस में है। जी जी सर, बताएं। सर इसमें आपके बात में क्लैरिटी है सर, वो क्या कि रट्टे दे डालते हैं सर, वो कई को वो एक मेडिसिन क्यों चूज करे भी कौन भी एक्सप्लेन नहीं करता सर। ओके, थैंक यू मैम। सर ये डायबिटिक के लिए कैसे इफेक्टिव रहेगी जी? जी सर, डायबिटिक के लिए, हाँ जी। डायबिटिक के लिए कैसे इफेक्टिव रहेगी जी ये? मैं सर आपका पहला शब्द नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं कहा सर डायबिटिक के लिए कैसे इफेक्ट रहेगा जी? ओके ओके सर, ये देखिए, डायबिटिक व्यक्ति या तो रस प्रकृति का होगा या रक्त का होगा। हाँ जी सर। नॉर्मली डायबिटीज के लिए हम जो डाइल्यूशंस चुनते हैं वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेंथ ऐसे चुनते हैं। हाँ जी। अगर व्यक्ति की प्रकृति रक्त की है तो सीधी सी बात है, उसमें पोषण का अभाव हो गया है। ओके। तो हम वहां पर एंजाइटी को महाग्रुप को चुनेंगे, और सपोर्टरी रूप में, जैसा मैंने जी। बताया कि सपोर्टरी रूप में रस की औषधियां उसको दी जा सकती हैं क्लेंजिंग के लिए। अच्छा ऐसा जी। करने से 2 से 3 महीने में आपको डायबिटीज के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बल्कि जल्दी ही मिलेंगे। आप ये जी देखिए, सर। डायबिटीज लोगों के पैरों में खून का संचालन कम होता है, इसलिए वहां पे आपको अधिकतर सूजन मिलेगी। जी। तो सर अभी हमने लक्षणों में पढ़ा कि उसमें। जिसको, हाँ, एंजाइटी को महाग्रुप जो है वो छाती की दवाइयां हैं, पोषण देने की दवाइयां हैं, तो इनके लिम्फेटिक सिस्टम बैठ जाते हैं, तो हम लिम्फेटिक औषधियां देके, मेटाबॉलिक औषधियां देके लिम्फेटिक मेटाबॉलिक। सिस्टम को खोल देते हैं, जिससे जी उसको सर। रिकवर में आराम आ जाता है। पर वो जी। रिकवर नहीं करता, कुछ समय बाद वही समस्याएं दोबारा बनने लगती हैं। ओके। तो अगर तो वहां हाँ जी सर। वहां पे हम एंजाइटी को ग्रुप को मेन ग्रुप लें, जी। और स्प्रोफोल्सो ग्रुप या जो लिम्फेटिको ग्रुप है उसको सेकेंडरी ग्रुप के रूप में यूज करें, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी ओके ए, सर। एफ, पी और वी आपका फर्स्ट सॉल्यूशन चलेगा, वहीं एस, एल और सलास, सलास तो बेसिकली हमें सिंगल रेमेडी है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। एस ग्रुप और एल ग्रुप की औषधियां थर्ड या फिफ्थ डाइल्यूशन में चलेंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है सर। ओके सर। और सर सर जी, जी सर। आयशा जी आप कुछ बोले थे अभी? हाँ सर, ये एक्चुअल डायबिटिक अगला लिम्फेटिक जो नेचर वाले में जाया पाया गया सर, क्यों कहते सर उनका डाइजेशन जरा अच्छा नहीं रहता है सर, वो डाइजेशन बराबर नहीं, इस वाले कुछ ज्यादा डायबिटिक के प्रॉब्लम से अगला फेस करे से देखी थी सर। जी, तो आप ये देखिए, जो डायबिटिक होते हैं उनमें क्या क्या बड़ा होता है, ओके डायबिटिक कंडीशन में क्या क्या चीजें बड़ी होती हैं। सर, फास्टिंग, डायबिटिक डायबिटिक क्या सर? कंडीशन में, डायबिटिक कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो हम दो चीजों से इसको मापते हैं, फास्टिंग और बीपी। यस सर। हाँ फास्टिंग आपकी नस नाड़ियों में खून की मिठास की मात्रा को मापने का जरिया है, वहीं जो बीपी है वो भोजन के पश्चात मापने की मात्रा का जरिया है। इन दोनों में लगभग 40 से 80 का डिफरेंस होना एक हेल्थ की निशानी है। किसी किसी व्यक्ति का जो शुगर लेवल होता है वो 135, 140, 160 होता है, और वो पूरी तरह से एनर्जेटिक होता है, उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। बट अगर आप उसकी टर्म्स कंडीशंस देखेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 80, 140, 100 ये सॉरी 80, 120 का गैप या 100, 180, 140 का गैप माना जाता है। अब जो लोग पहले, अगर आप पहले की स्टडीज देखेंगे तो यही जो गैप था वो 120, 160 या 120, 180 तक था। तो ये कम क्यों होता जा रहा है? ये कम हो रहा है क्योंकि हम फास्ट फूड का सेवन अधिक कर रहे हैं, और दूसरा, उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए डेली नए क्लाइंट चाहिए, तो धीरे धीरे जो कंडीशंस होती हैं
उनको टाइट किया जा रहा है, उन रेफरेंसेस को जो पहले हुआ करते थे कम किया जा रहा है, ताकि अधिकतर लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा सके। अगर आप भारत के श्वेत पत्रों में झांकेंगे या आप प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस को, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको देखेंगे, तो भारत में इस समय डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या 80% है, यानी 100 में से 80 लोगों को डायबिटीज है। पर यदि आप और गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे जो एक्चुअल में डायबिटीज है उनकी संख्या 6 से 8% है। तो बाकी जो लोग बचे वो कौन है? वो सारे सिम्टोमेटिक डायबिटिक पेशेंट है। तो ऐसे लोग जो सिंपेटिक डायबिटिक हैं, ऐसे लोगों का इलाज आप अपनी औषधियों से मात्र 3 महीने में कर सकते हैं। अभी आपने पीछे सुना होगा विश्वरूप राय चौधरी जी का नाम, जो नेचुरोपैथ हैं। ये केवल फल खिलाते हैं और लोग ठीक होते हैं। और अभी एक डॉक्टर हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे उनका खूब आ रहा है, उन्होंने अभी रिसर्च पेपर सबमिट कराए हैं कि लोग सैक्रोज से कम बीमार होते हैं, जबकि सैक्रोज के इफेक्ट को खत्म करती है। एक व्यक्ति में शुगर की मात्रा एक चूहे में उन्होंने इंजेक्ट किया शुगर की मात्रा को, सुक्रोज को, जो लगभग 490 थी। उसके बाद उसको फैक्टोज के इंजेक्शन दिए गए तो उसकी शुगर की मात्रा गिरकर 180 के करीब हो गई। इस चीज के पीछे उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है, हमारी किताबों में पहले से ही लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है वो फ्रैक्टोज के कारण स्वस्थ होता है, सुक्रोज के कारण बीमार होता है। पर हम उन चीजों को ना तो अध्ययन में लाते हैं और ना ही लोगों को इससे अवगत कराते हैं। जो लोग ये चीजें जानते हैं वो आपको इन चीजों से अवगत कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि ये उनका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और अगर आप मुझे कहें कि भाई डायबिटीज का फार्मूला आप बना के दे दो, तो कोई फार्मूला नहीं है डायबिटीज का। आप कंडीशन देखिए, आपका पेशेंट कौन है, रक्त प्रकृति का है, रस प्रकृति का है, दूसरा उसकी बेसिक नीड क्या है, उसकी बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे हैं, जो चेंजेस हैं उनको ठीक करिए, डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। और अदरवाइज आप डायबिटीज की कितनी दवाइयां देते रहिए, दवाई खाएगा, डायबिटीज ठीक रहेगी, कंडीशन फिर धीरे धीरे उसी अवस्था में चली जाएगी। सर जी फूड चेंज करने का नीड क्या भी नहीं है इसका सर? मैम एक बार दोबारा बोलिए। सर हमारा डाइट में चेंज करने का नीड कुछ भी नहीं है क्या सर? मैम डाइट तो हमारी मैंडेटरी होती है चेंज करना। आप ये देखिए, एक व्यक्ति को दिन में 3 बार या 2 बार खाना खाना चाहिए। अब वो दिन में हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ मुंह में डाल के चबा रहा है, तो उसको पचाने के लिए बॉडी को बार बार काम करना पड़ेगा। और जब वो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो शुगर के रूप में ही लिवर में स्टोर होगा और ब्लड में सर्कुलेट भी वही करेगा। तो जो बार बार खाने की आदत है उसे चेंज करना है। अब मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने चाय पी ली, इससे मेरा डाइजेशन भी खराब होगा, मेरे ब्लड में जो चीनी गई चाय के माध्यम से या दूध के माध्यम से लैक्टोज गया, वो शुगर के रूप में ही तो स्टोर होगा। फिर थोड़ी देर में चला किसी और के पास गया, उसने चाय और बिस्कुट फिर दे दिया मुझे। आजकल तो कॉमन है चाय। तो सबसे बड़ा जो कॉज है डायबिटीज का वो चाय है। अगर आप चाय हटा दें किसी व्यक्ति की लाइफ में से, आप देखेंगे उसे डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो लगभग 60-70% कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सर हम चाय वो पीते हैं, दूध और चाय। सर ओनली चाय सर, नहीं तो कोई भी स्वीट ड्रिंक रहेगा सर, सम अदर अदर बेवरेज है जा सर, कुछ भी नहीं, वो सर चाय एक पर्टिकुलर नोटेड करना चाहिए सर इसमें। मैम आप अलग अलग करके रिसर्च भी कर सकते हैं। और ऐसी सभी चीजें जिनमें मिठास होती है, मिठास 6 तरीके की होती है। आप कौन सी मिठास की बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप गन्ने की मिठास की बात करते हैं तो गन्ने में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति गन्ने का मिठास जैसे चीनी बार बार प्रयोग करता है तो उसको सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी। गन्ने की मिठास यानी गुड़ का प्रयोग करता है तो उसको मात्रा बढ़ने की जो मात्रा होगी वो लगभग 60% होगी, यानी चीनी की तुलना में कम होगी, क्योंकि गुड़ को कसैला माना गया। पर क्योंकि आप कोई प्योर गुड़ नहीं बनाता, गुड़ के अंदर भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सुक्रोज को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद आप जो लेते हैं चाय, चाय में डलता है दूध,
दूध में होता है लैक्टोज शुगर, ये भी हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज के रूप में ही ब्रेक होता है। उसके बाद मिठास हो गई आपकी किशमिश की। किशमिश की मिठास, इसको द्राक्षा मिठास कहते हैं। ये बेसिकली बॉडी पर लोअर पार्ट पर अपना इंपैक्ट रखती है। तो ऐसी अवस्था में लोअर पार्ट में एनर्जी आती है। तो आप देखेंगे कि अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको कम एनर्जी मिलती है, वहीं आप किशमिश लेते हैं तो ये आपके खून को गर्म करने का काम करती है। यानी अगर आप गन्ने की बात करें तो ये रस है, और अगर किशमिश की बात करें तो ये रक्त है। इसी डिफरेंस को मैटी जी ने अलग अलग महाग्रुपों में औषधि को बांटकर किया था, और उसी चीज पर आज मैंने आप लोगों से बात करी है। ठीक है। वैसे इसमें जो चीनी है, एक तो आपकी सुक्रोज हो गई, गन्ने की चीनी, दूध की चीनी, ये हो गई आपकी इसकी किशमिश की चीनी, ड्राई फ्रूट्स की चीनी। इसके अंदर फ्रक्टोज होती है। मीठे ड्राई फ्रूट किशमिश के रूप में आपको कार्बोहाइड्रेट देंगे, लेकिन साथ ही साथ ड्राई होने के कारण उसके मेटाबॉलिक रेट को कम करेंगे पाचन में। ऐसी चीजें जो ड्राई फ्रूट्स होती हैं, ये हम ताकत को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए खाते हैं, और जो लोग इसे पानी में भिगो लेते हैं वो उसके इस पक्ष से वंचित रह जाते हैं। अगर आप कोई गूढ़ विज्ञान सीखते हैं, ऑकल्ट साइंस सीखते हैं, तो यहाँ पे आप सुनेंगे जो आपके गुरु होंगे उनसे कि आपको डेली घी और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी गर्मी पैदा करते हैं आपके शरीर, ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। और फाइनली जो लास्ट शुगर बनती है वो बनती है दूध की शुगर। जिन चीजों में भी दूध जाएगा वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में ब्रेक होगा ही होगा। तो आपके शरीर में इतनी प्रकार की शुगर अगर जा रही है तो वो कौन सी किस रूप में प्रकट हो रही है, किस रूप में डाइजेस्ट हो रही है, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। अब एक व्यक्ति दिन भर शहद खाता है, तो आपको क्या लगता है उसको शुगर होगी? बताइए। नहीं सर। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार भी शुगर के अंदर फ्रैक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज नहीं होता। जिनमें सुक्रोज, लैक्टोज ये होते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि जो फ्रैक्टोज है वो आपके शरीर में डाइजेशन होने के बाद ऊर्जा देगा। अगर आप शहद लेते हैं तो आप देखेंगे आपका ऊर्जा का स्तर लंबे समय तक बना रहता है, और वहीं अगर आप चीनी लेते हैं तो चीनी को खाते ही आपकी बॉडी में करंट सा दौड़ता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? है तो भी सर, शुगर आने को बहुत रकम के रीजन होते हैं ना सर। उनका एक्सरसाइज नहीं है ना, उनका मेटाबॉलिज्म वैसा है ना, डिफरेंट डिफरेंट है उनका मैम स्ट्रेस है ना। सबसे पहले शुगर को समझिए। शुगर क्या है? शुगर का मतलब है आपके खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाना, बढ़िया। जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया। तो पहला काम ये है कि खून को पतला करे। अब A3 खून पर काम करती है, A1 नसों पर काम करती है, तो आपके हिसाब से कौन सी मेडिसिन बेस्ट है? या A2 शुद्धि करती है? A2 सर। मैम A2 वेन्स की क्लेंजिंग करेगी। पहले आप ये खून, ये थ्री जी ये सर, 3 करेगी सर। A3 बेस्ट रेमेडी सर, बनेगी इसके लिए, A3 खून को सर, पतला करने के लिए। हाँ जी सर कोई भी प्यूरिटी का से क्लीनिंग करने का से A2 ही यूज करते हैं ना सर। मैम, A2 जो आपकी नर्व्स हैं, सॉरी वेन्स हैं, उनको क्लियर कर रही है। पहले आप रक्त को तो शुद्ध कीजिए, जब रक्त शुद्ध होगा फिर आप A2 का प्रयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। या पहले आप नाली खोलिए, नाली खोलने के लिए आपको A2 का यूज करना है, देन आप A3 का प्रयोग कीजिए। हम एक ही कॉन्सेप्ट को चलाने की कोशिश करते हैं जो गलत है। A2 दे रहे हैं तो A2C5B या A2C5G अगर चला दी तो वो चल रही है, उसके साथ बाकी औषधियां दे दी। हम कभी भी इन पैटर्न्स पे काम नहीं करते थे। इस व्यक्ति की शरीर की सफाई कितने दिन में हो रही है? अगर उसके शरीर का निष्कासन क्षमता खुल जाती है तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे अनुसार पहले आप उसमें कुछ पोषण डालिए। जब पोषण होगा उसके बाद आप उसकी नाली की सफाई करिए। आप शुरू में नाली की सफाई करेंगे तो उसे कमजोरी आ जाएगी। अगर आपने A2 दी है तो आपके शुगर का पेशेंट कमजोरी अनुभव करने लगेगा। तो मेरा मानना यह है पहले आप A3 का थर्ड डाइल्यूशन दीजिए,
2 दिन 3 दिन, 3 दिन के अंदर उसके शरीर में ताकत आ जाएगी। देन A2 का डाइल्यूशन शरीर की सफाई के लिए दीजिए। 2 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर उसको कमजोरी महसूस होगी। देन A1 A3 का कॉम्बिनेशन दीजिए, या केवल A3 का कॉम्बिनेशन एक टाइम, A1 का कॉम्बिनेशन एक टाइम, शरीर को ताकत मिलनी चालू होगी। उसके बाद आप देखिए उसके पैर ठंडे पड़े हुए हैं, पैरों को गर्म कीजिए। यानी सर जी स्ट्रेंथ देने के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन ही अगला ज्यादातर यूज करते हैं ना सर? मैम, मैं आपको उन सिद्धांतों पे नहीं पढ़ा रहा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। मैं आपको प्रोग्नोसिस के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। तभी मैंने इतनी बात बोली कि एंजाइटी को महाग्रुप रक्त में जाएगा और स्क्रोफ ऑल्सो रस में जाएगा। ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन है मैम? किसी और का कोई क्वेश्चन है, या कोई अपने व्यूज देना चाहे, या कोई मेरी बात से सहमत ना हो? किसी का कोई नहीं है? ओके, हम लोग क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। थैंक यू गुड नाइट सर। ऑल, वेलकम Thank you, sir. वेलकम। ओके सर, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर, Thank गुड you. नाइट।